ईमेल आईडी भी होता है डेमोग्राफिक डिटेल में, जो जिसमें मोबाइल अब कंपलसरी हो गया है। अगर आपके पास मोबाइल फीड नहीं है आधार में, तब आप ई आधार डाउनलोड नहीं कर सकते, या इवन बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी रुक जाते हैं। आधार किस चीज के लिए, एक बार इसको आप लोग पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल आधार कितने डिजिट का होता है, तो ये 12 डिजिट का होता है। बहुत सारे फॉर्ज केस आते हैं, कोई पीडीएफ में जाकर एडिट कर दिया, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या वेरीफाई करते हैं, कितने डिजिट का आधार है। अगर इंक्वायरी के लिए आता है, अगर मान लो वो 10, 11 या 13 डिजिट का हुआ, तो देखकर ही हम लोग बता देते हैं कि ये फॉर्ज्ड है। ठीक है। दूसरी बात, आधार कभी भी 0 या फिर 1 से स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बात, आधार सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए नहीं है आधार, या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए नहीं है, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए नहीं है। आधार इज फॉर ऑल। जो भी रेसिडेंट हमारे पास आएंगे उनको हमें आधार देना है, भले ही वो डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर में आकर उनका इनरोलमेंट होगा, लेकिन उनको आधार मिलेगा। मेनली आधार में हम लोग क्या क्या लेते हैं, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा फीड करते हैं। ऑथेंटिकेशन जो होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब वेरिफिकेशन, वो हमेशा येस और नो में होता है। दो तरीके का ऑथेंटिकेशन होता है। एक तो आधार के सर्वर से हमें पता चल जाता है कि जो आधार है, और जो इंडिविजुअल अपने आप को मतलब बता रहा है कि ये मेरा आधार है, ये उसका है या नहीं। सेकंड होता है ई केवाईसी। ई केवाईसी में आपको सारा डिटेल मिलता है, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, डेमोग्राफिक डिटेल प्लस फोटोग्राफ। बायोमेट्रिक डिटेल नहीं दिया जाता, शेयर नहीं किया जाता ई केवाईसी में। व्हाट आधार इज नॉट, आधार क्या नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा देख लो। फॉर एग्जाम्पल राशन कार्ड जो होता है वो पूरे फैमिली मेंबर के लिए होता है, ऐसा आधार में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली के लिए एक आधार हम लोग इशू करते हैं, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल का भी होता है, प्लस किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के नाम पे भी पैन कार्ड बनता है। लेकिन आधार जब भी बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल का होगा, ना ही वो पूरे फैमिली का होगा, ना ही पूरे कास्ट रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं। प्लस आधार में हम जो भी डिटेल लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड डिटेल लेते हैं। उसका कास्ट रिलीजन लैंग्वेज ऐसा कुछ भी डिटेल हम लोग आधार में नहीं लेते हैं। फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीआई के अंडर में होता है आपका रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के अंडर में होता है इनरोलमेंट एजेंसीज। ठीक है। एट प्रेजेंट उत्तराखंड में एट प्रेजेंट उत्तराखंड में जितने भी रजिस्ट्रार हैं वो सारे के सारे स्टेट रजिस्ट्रार हैं। जो भी प्राइवेट रजिस्ट्रार थे, प्राइवेट एजेंसीज थी, उन सबको बंद करवा दिया गया है। इंडिया पोस्ट, बैंक, डीओआईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डब्ल्यूसीडी एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और सोशल वेलफेयर, ये 6 जो हैं ये रजिस्ट्रार हैं। इनके अलावा यूआईडीआई अपने अंडर में सेंटर्स स्टार्ट किया है, आधार का सेंटर, जो कि अभी पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 2 सेंटर्स हैं, देहरादून में ये हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 स्टेट रजिस्ट्रार वर्क कर रहे हैं उत्तराखंड में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डब्ल्यूसीडी, डीओआईटी, बैंक, इंडिया पोस्ट, सोशल वेलफेयर और यूआईडीआई सेल्फ। ठीक है। तो सबसे ऊपर होता है आपका यूआईडीआई, यूआईडीआई के अंडर में होता है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के अंडर में होता है इनरोलमेंट एजेंसी। जो भी आधार सेंटर होता है उसका देख रेख, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटर कौन होगा, ठीक है, ऑपरेटर का सर्टिफिकेशन, ये सब करवाना, ये इनरोलमेंट एजेंसीज का काम होता है। रजिस्ट्रार क्या करता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। उनको कुछ भी आधार सेंटर बनाने से लेकर जो फ्रेश आधार जनरेट होता है, जिसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूआईडीआई 100 रुपीज देती है रजिस्ट्रार को, ये सारे पैसे फिर इनरोलमेंट एजेंसी को पास ऑन करता है रजिस्ट्रार। हमें क्या करना होता है, फॉर्म फिलअप करवाते हैं। हम सभी का आधार बना हुआ है, इसलिए मोस्टली हम लोग मच अवेयर हैं कैसे आधार बनता है। ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म हम लोग रेसिडेंट से फिलअप करवाते हैं, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही प्रूफ रहेगा जो कि हम अपने पास रखते हैं। इसके अलावा रेसिडेंट का कोई सा भी डॉक्यूमेंट हमें अपने पास नहीं रखना है, नॉट इवन फोटोकॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। क्योंकि अगर कभी
सेंटर पे इंस्पेक्शन हुआ और कोई सा भी डॉक्यूमेंट किसी भी रेसिडेंट का पाया गया तो वो उस पर फिर फाइन लगता है। इसलिए आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट रेसिडेंट का नहीं लेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। ये चार्जेस है। न्यू आधार इनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब हमें रेसिडेंट से पैसा नहीं लेना है। अगर हम इनरोलमेंट करते हैं, कोई नया आधार जिसका आधार अभी तक नहीं बना है उसका इनरोलमेंट करते हैं, और आफ्टर इनरोलमेंट फ्यू डेज 1 2 3 7 डेज के बाद उसका आधार जनरेट हो जाता है, तब उस आधार जनरेशन के बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें 100 रुपए देती है, 100 रुपीज। लेकिन हमें रेसिडेंट से इसके लिए पैसे नहीं लेने हैं। नेक्स्ट है आपका मैंडेटरी बायोमेट्रिक। मैंडेटरी बायोमेट्रिक कोई बताएगा क्या होता है? एनीबॉडी? सर, जो बच्चों का 5 और 15 साल में उनका बायोमेट्रिक पहले उनकी माता पिता के नाम से होता है, फिर 5 और 15 साल में अपडेट किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों का जो आधार होता है उसमें हम लोग बायोमेट्रिक नहीं लेते, बच्चों का नहीं लेते, उसमें सिर्फ डेमोग्राफिक डिटेल होता है। देखिए आधार सबके लिए, इवन जो बच्चा जन्म लेता है उसका भी आधार बनाना है। तो अप टू 5 ईयर, 5 साल तक बच्चा आधार जो होता है उसमें हम लोग बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं लेते, उनके पेरेंट का, किसी भी पेरेंट, आइदर मदर और फादर, जो भी पेरेंट अपना आधार नंबर देंगे, किसी एक ही का लेना है, दोनों का नहीं लेना है, या तो माँ देंगी या उसके फादर बच्चे के, उनका ही बायोमेट्रिक लगेगा। एक थंब इम्प्रेशन लगता है, थंब का फिंगरप्रिंट, या किसी भी एक, मतलब आइदर थंब या एनी फिंगर, ठीक है। जैसे ही 5 साल बच्चा कंप्लीट करता है, उस विद इन 2 ईयर्स, नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब 5 से 7 साल, बच्चे की एज जब तक 7 साल नहीं होती, इसके बीच में कभी भी बच्चे को अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है, पहली बार। दूसरी बार जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तब बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है। इन दोनों बायोमेट्रिक अपडेट को मैंडेटरी कहा जाता है, और इसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हम रेसिडेंट से इसके लिए पैसा नहीं लेंगे। इन दोनों के लिए गवर्नमेंट हमें पैसा देगी, मतलब रजिस्ट्रार को, इनरोलमेंट एजेंसीज को गवर्नमेंट पैसा देती है, और 50-50 रुपीज मिलता है, ठीक है। लेकिन अब 100 रुपीज होने वाला है, या शायद हो गया है, आजकल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक छोटे बच्चे का अगर जब भी हम आधार बनाते हैं तो छोटे बच्चे के आधार में हमें 300 मिलते हैं। 100 जब उसका आधार जनरेशन हुआ फर्स्ट टाइम, दूसरा जब फर्स्ट मैंडेटरी बायोमेट्रिक होगा 5 साल, दूसरा तीसरा जब वो 15 साल का हो जाता है तब। तो 2 बार मैंडेटरी बायोमेट्रिक होता है किसी भी बच्चे का, उसमें हमें रेसिडेंट से पैसे नहीं लेने हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पैसा देगी। इसके अलावा कोई भी अगर बायोमेट्रिक अपडेट होता है तो उसका 50 रुपीज है, डेमोग्राफिक डिटेल हमें अपडेट करवाना है, उसका 50 रुपीज। अब बायोमेट्रिक का जरूरत कैसे पड़ता है? एज पर बायोलॉजी, ईच एंड एवरी आफ्टर 5 ईयर्स हमारे थोड़े बहुत बायोमेट्रिक चेंज होते हैं, ठीक है। तो हर 5 साल पे हमें बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है। फिंगरप्रिंट में जो फिंगरप्रिंट हमारा होता है उसका भी थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज होता रहता है, या किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया तब उन्हें बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है, या ओल्ड एज में, जैसे किसी का आधार बना है अराउंड 50 या 60 ईयर्स एज में, अब वो हो गए हैं 65 या 70, तो जब ऑथेंटिकेशन के लिए वो जाते हैं तो उनका बायोमेट्रिक मिसमैच करता है। रीजन उनका जो फिंगरप्रिंट है या फिर आइरिस है, जो भी उनका बायोमेट्रिक का डिटेल है वो मैच नहीं करता, वो पहले से वीक हो गया रहता है। तो ऐसे केसेस में उनका बायोमेट्रिक अपडेट हमें करवाना। वंस बायोमेट्रिक अपडेट, उसके बाद फिर से उनका ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्ली वर्क करने लगता है। तो नॉर्मली किसी भी इंसान को हर 5 साल के अंदर में बायोमेट्रिक अपडेट होता है। फोटोग्राफ भी हम लोग जो चेंज करते हैं वो भी बायोमेट्रिक अपडेट के अंडर में आता है। तो किसी भी बायोमेट्रिक अपडेट का हम लोग रेसिडेंट से मैक्सिमम 50 रुपीज चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रार को रेडी किया जाता है और एमओयू साइन होता है। एमओयू साइन होता है रजिस्ट्रार और यूआईडीआई के बीच में।
एक बार रजिस्ट्रार रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनके अंडर में वो अपने ईए को हायर करते हैं। जैसे यहाँ पे डीओआईटी रजिस्ट्रार है, डीओआईटी ईए है। फिर क्या होता है, वो ऑपरेटर सुपरवाइजर का हायरिंग होता है। हायरिंग मतलब सर्टिफिकेशन के बाद मशीन का L1 और L2 किया जाता है। क्लाइंट का L1 रजिस्ट्रेशन होता है, फिर मशीन का L2 वेरिफिकेशन होता है। L1 मतलब लेवल 1, L2 मतलब लेवल 2। लेवल 1 में क्या होता है, जो भी आपने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। L2 में जो आपका मशीन का डिटेल है वो आधार के सर्वर में फीड हो जाता है। जब तक ये L1 L2 नहीं होगा, आप आधार का काम किसी मशीन में स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले ये प्रोसेस नहीं था, आज से 6 महीने पहले था। पहले क्या होता था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हमने, ऑपरेटर ऑनबोर्ड हो गया, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब आफ्टर सर्टिफिकेशन ऑपरेटर का ऑनबोर्डिंग होने के बाद, जिसको हम क्रीडेंशियल बोलते हैं, क्रीडेंशियल एक बार क्रिएट हो जाता है किसी भी ऑपरेटर का, फिर उसके बाद मशीन का L1 और L2 हम लोग करवाते हैं। किसी भी एक मशीन का एक ही बार L2 होगा। एक मशीन पे एक से ज्यादा अप्रॉक्स 2 या 3 ऑपरेटर काम कर सकते हैं, लेकिन एक ऑपरेटर 2 या 3 मशीन पे काम नहीं कर सकता। यह आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर एक ऑपरेटर 2 मशीन पे अपने आप को ऑनबोर्ड करता है तो वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, और इसका फाइनेंशियल फाइन लगता है रजिस्ट्रार पे। और फिर रजिस्ट्रार आपको क्या किस तरीके से पनिश करता है वो उन पे डिपेंड करता है। इसका फाइन है 10,000 टू अप टू 1 लाख, प्लस 3 साल तक की जेल भी होती है। तो कोई भी ऑपरेटर अपने आप को एक ही मशीन पे ऑनबोर्ड करेंगे, ऐसा नहीं कि 2-3 मशीन पे ऑनबोर्ड करके रख दिया। लेकिन एक मशीन पे 2-3 ऑपरेटर ऑनबोर्ड हो सकते हैं। एक मशीन का जैसे ही एक बार L2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा ऑपरेटर उस पर जब ऑनबोर्ड होने आएगा फिर से उसके L2 करवाने की जरूरत नहीं है। कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप उसकी सिर्फ एक बार L2 होगी। L1 L2 होने के बाद हम लोग इनरोलमेंट स्टार्ट करते हैं। एक इनरोलमेंट जो होता है किसी भी रेसिडेंट का, इनरोलमेंट का मतलब यहाँ पे फ्रेश इनरोलमेंट प्लस अपडेशन, व्हाटएवर आप जो भी करते हो, उसमें जो हम डिटेल लेते हैं बायोमेट्रिक प्लस डेमोग्राफिक, वो एक्चुअली एक पैकेट बन जाता है। एक रेसिडेंट का इनरोलमेंट एक पैकेट बनता है। उस पैकेट को अपलोड किया जाता है CIDR पे। CIDR आधार के सर्वर में कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लो, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी। सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी, CIDR। CIDR आधार का सर्वर है, एक बेंगलोर में, दूसरा गुड़गांव में है, मानेसर। जो भी पैकेट अपलोड हुआ, जो भी हम लोग इनरोलमेंट करके सेव होता है हमारे सिस्टम पे, वो सारे के सारे पैकेट अपलोड हो जाते हैं CIDR में। उसके बाद ही आधार जनरेशन होता है। अगर हम इनरोलमेंट कर लिए और पैकेट CIDR पे अपलोड नहीं हुआ तो उस रेसिडेंट का आधार जनरेट या अपडेट नहीं हो पाएगा। पहले ये प्रोसेस खुद से करना पड़ता था अपलोडिंग का, अब ये ऑटोमेटिक हो गया है। आपके सिस्टम को ऑनलाइन, आपको अपने सिस्टम को ऑनलाइन रखना है। EOD एंड ऑफ द डे में एटलीस्ट 1 आवर के लिए ही अगर आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन रखते हैं, सारा का सारा पैकेट ऑटो अपलोड होगा। इनरोलमेंट क्लाइंट एक्चुअली आधार सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर पे हम लोग बनाते हैं आधार, जिसका इनरोलमेंट होता है। आधार में 2 तरीके के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। पहला है आपका ECMP, इनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म। सेकेंड है CELC, चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे हम लोग बनाते हैं उसको ECMP कहा जाता है। इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि विंडो बेस्ड एज वेल एज लिनक्स बेस्ड होता है। जो CELC है वो सिर्फ एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, इसलिए उसको टैबलेट के थ्रू इनरोलमेंट उसमें होता है। CELC में सिर्फ अप टू 5 इयर्स बच्चों का ही आधार इनरोलमेंट हो सकता है या अपडेट हो सकता है। उसमें जिसकी भी एज 5 साल से 1 दिन भी ज्यादा होती है उसका इनरोलमेंट हम नहीं कर सकते CELC में। इनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जिसको ECMP हम लोग बोलते हैं, जिसमें किसी का भी आधार बन सकता है या अपडेट हो सकता है, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबका।
ये इनरोलमेंट क्लाइंट के फीचर्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लो। जैसे ही हम लोग ECMP को ओपन करते हैं, आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड ऑनबोर्डिंग ऑफ द मशीन प्लस एज वेल एज ऑपरेटर, सबसे पहले हमें यूजर का ऑथेंटिकेशन करना होता है। यूजर मतलब ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन होता है। जब तक ये ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, आप इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आधार बनाने में मेनली हमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स को लेना होता है। पहला होता है POI, दूसरा होता है POA, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। आजकल बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आधार मतलब किसके लिए है? आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार किसी के पास है तो इट डजंट मीन कि वो भारत का नागरिक है। आधार उनके लिए है जो इंडिया में रिसाइड करते हैं। रेसिडेंटशिप है ये, नॉट ए सिटीजनशिप। निवासी, जो भी भारत में निवास करता है वो भारतीय हो या नहीं हो, अगर वो इंडिया में कॉन्टिन्यूसली मोर देन 182 डेज, 182 दिन से ज्यादा कॉन्टिन्यूस रह चुका है और वो डॉक्यूमेंट दे सकता, आइडेंटिटी प्लस प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो उसका आधार बनेगा। ये टोटल 27 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम ले सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए अप्रॉक्स 41 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें देखिए, रेसिडेंट जब भी जो भी डॉक्यूमेंट हमें देगा, हमेशा हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट का स्कैन होता है। वंस आप स्कैन कर लोगे डॉक्यूमेंट को, उसको आप ECMP सॉफ्टवेयर में सबमिट कर दोगे, आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर देना है आपको रेसिडेंट को। अपने पास कुछ भी नहीं रखना है, ना ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ना ही उसके फोटोकॉपी ऑन रेफरेंस के लिए। आपको कुछ भी नहीं रखना है। आपके पास रहेगा तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रहेगा, वो फॉर्म जो रेसिडेंट स्टार्टिंग में फिलअप करता है, और उसी में आप मेंशन कर लेना कि रेसिडेंट ने क्या डॉक्यूमेंट दिया है। उसमें ऑप्शन रहता है POI, POA, DOB, POR, प्रूफ ऑफ रिलेशन। तो किस रेसिडेंट ने क्या डॉक्यूमेंट दिया है उसी में आप नोट करके बस आपको सिर्फ वो एक पेज रखना है जो फॉर्म आप फिलअप करवाते हो रेसिडेंट से। इसके अलावा आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जब भी हम रेसिडेंट से डॉक्यूमेंट लेंगे हमेशा ओरिजिनल लेंगे। फोटो कॉपी पे बनाएंगे उसका आधार रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑपरेटर या सुपरवाइजर ब्लैक लिस्ट हो जाता है। फोटो कॉपी कभी नहीं लेना है, हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है, वही स्कैन होगा। प्रूफ ऑफ रिलेशन है, अगर कोई अपना रिलेशन के बेसिस पे अगर अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज करवाता है तो उसमें उसको POR देना होगा। फॉर एग्जांपल, शादी के बाद जैसे लड़कियों का जनरली सरनेम चेंज होता है, अब उन्हें आधार में भी अपना अपडेट करवाना है तो उनको POR देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रिलेशन। उनके लिए प्रूफ ऑफ रिलेशन क्या होगा? मैरिज सर्टिफिकेट होगा। अगर किसी के पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर सर्टिफिकेट जो 13 नंबर पे आपको दिख रहा है, 13वें नंबर पे, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो इशूड बाय MP और MLA और MLC और म्युनिसिपल काउंसिलर और गजेटेड ऑफिसर ऑन लेटर हेड। ये पहले का था। अब क्या है, UIDAI का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में इनमें से कोई भी आदमी सर्टिफाई करेगा। DOB में क्या होता है? प्रूफ ऑफ जो DOB होता है, अगर किसी को भी अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है, ठीक है, तो उसमें ये टोटल डॉक्यूमेंट है जो कि हम
देकर अपना अपडेट करवा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें सिर्फ एक बार ही अपडेट हो सकता है। जैसे आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पहले लोग जब आधार बना रहे थे वो लोग सीरियस नहीं थे,